तो बच्चों ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 थोड़ा सा लंबा हो रहा था, 26 मिनट हो चुके थे, तो अब हमने इसको पार्ट 2 में कर दिया। हम लोग कुछ बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन खाते की। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी ये पूरे पॉइंट समझ में आएंगे। मैंने इसमें मेंस के 3 क्वेश्चन दिए थे ना, जिसमें ये था कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन या कैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना से डिजिटल इंक्लूजन बढ़ रहा है, कैसे क्रेडिट इंक्लूजन बढ़ रहा है, और कैसे ये योजना वुमेन एम्पावरमेंट और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है। इसमें ये डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। देखिए थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 चीज़ों को मिलाकर बनता है। पहला हम लोग ने बोला बैंकिंग पेनिट्रेशन रेशियो। इसका अर्थ सिंपल सही होगा कि भारत में या किसी भी देश में कितने लोगों के पास बैंक खाते हैं, क्या सभी एडल्ट पॉपुलेशन के पास बैंक खाते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हाँ, भारत में जनधन खाते के बाद ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे समझे कि पहले 2014 में लगभग 53% एडल्ट्स के पास अपने खाते हुआ करते थे, बैंक खाते, और ये जनधन खातों से संख्या बढ़कर लगभग 78% हो गई है। ये बहुत अच्छा नंबर है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला स्टेप हो गया कि बैंकिंग पर। दूसरा क्या है, क्या एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ रहा है, क्या लोगों को लोन लेने में आसानी है, लोगों को क्रेडिट आसानी से मिल जा रहा है। तो डेफिनेटली यस। हम अलग अलग गवर्नमेंट की योजनाओं को देखें तो लोन मिलना आसान हुआ है, लोन एक्सेस इजी हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मुद्रा का देखें तो ये भी बड़ा आसानी से डिसबर्स हुआ है, और बैंक प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से आसानी से क्रेडिट एक्सेस भी बढ़ रहा है। एक तो इंक्लूजन के पार्ट हो, और आपने देखा खाते में ही हमने जोड़ दिया था 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट। यानी अगर प्रधानमंत्री जनधन खाते में किसी को कैश फ्लो के लिए 10,000 रुपए की तरफ, तो एक्सेस टू क्रेडिट बिल्कुल ईजी है, विदाउट एनी गारंटी अवेलेबल है, तो वो अभी आप ले सकते हैं। तो जनधन खाते ने डायरेक्टली एक्सेस टू क्रेडिट दिया। तीसरा, इस खाते में अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बनाने की बात हो रही है, या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने की बात हो रही है। प्राइवेट बैंकों में भी जनधन खाते खोले गए हैं। आप ये भी समझिएगा, अभी आगे हो सकता हो कि ये फिगर मिले कि कितने जनधन खाते शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में खोले गए, कितने प्राइवेट में खोले गए, कितने कमर्शियल बैंक में खोले गए। ये प्रीलिम्स में पक्का पूछा जा सकता है। मनी मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में क्या इस कोई सेविंग्स हैं कि नहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोगों को कम आइडिया है। मैं पीछे बता चुका, हम लोगों को मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डेटा इस बारे में नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, ये एक ऐसे कोई ग्राफ मिले, ऐसे कोई चार्ट मिले तो एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए इसमें रेड कलर से हमने दिखाया है नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इन करोड़। इन करोड़ का मतलब ये जो नंबर लिखे हैं इसको करोड़ों में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, नंबर ऑफ डेबिट कार्ड इशूड टू बेनिफिशरी इन करोड़्स। क्लियर। तो हम देखें, जब ये योजना शुरू हुई थी उसके 1 साल बाद, यानी 26 अगस्त 2015 को, लगभग 1 साल बाद, नंबर ऑफ रुपए क्रेडिट कार्ड जो मिले हैं लोगों को वो है 15.74 करोड़, और 17.9 करोड़ लोगों के जनधन खाते। एक गैप दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये गैप अगर हम देखें तो लगातार मेंटेन्ड है, और यहाँ पे बढ़ रहा है, गैप बढ़ा है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो ये पॉइंट समझना होगा कि खाते ज्यादा हैं और रुपए क्रेडिट कार्ड का डिसबर्समेंट कम है। अब इसको कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि खातों की तुलना में रुपए डिसबर्समेंट कितना कम है, इसका रीजन क्या है? ये इस ग्राफ से निकल सकता है। और तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रुपए कार्ड की बात हो रही है, और कुछ प्राइवेट बैंक हो सकता हो कि कोई और कार्ड इशू करते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इस पे आप लोग भी वर्कआउट करिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। जब शुरू किया है हमने जनधन खाते तो लगभग 22,900 करोड़ रुपए, ठीक है, ये सेविंग्स थी। यानी इतना पैसा लोग बैंकों के अलावा कहीं और रखते रहे होंगे, ऐसा मान सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया, मैं बचपन में नानी के यहाँ गया तो वहाँ एक सज्जन की मृत्यु हुई। तो जब उनके घर वाले उनका सामान एडजस्ट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कहीं झोले में पैसा रखा हुआ था, कहीं डब्बे में रखा हुआ था, कहीं उनके कुर्ते में रखा था, कहीं पैजामे में रखा था। इसका कारण क्या था? एक तो बैंक दूर रहा होगा, कौन जमा करने जाएगा, कौन लाने जाएगा, ठीक बात है। तो सरकार ने बैंकिंग फैसिलिटीज पे भी काम किया।
आप ये भी देखेंगे जनधन खाते से बैंकों के नंबर्स में, बैंकों की ब्रांचेस के नंबर में बढ़ोतरी हुई। लगभग 35% ब्रांचेस बढ़ी हैं गांवों में, इसलिए क्योंकि लोगों के खाते हो गए, उनको बैंकिंग का एक्सेस चाहिए और उनको सेविंग मोबिलाइज करनी है। अभी जो 22,900 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, इसका बैंक क्या करेंगे? क्या रखे रहेंगे? नहीं, इसको मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करने का मतलब इसे लोन देंगे, उधार देंगे। और आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, ये पैसा लगातार देखिए बढ़ा है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि जनधन खाते या प्रधानमंत्री जनधन खाते के बाद 2015 से लेकर 2024 तक ये पैसा लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो हम ऐसे बोल देंगे कि 2015 से 2029 तक तो बढ़ा, लेकिन 2020 से 22 में नहीं बढ़ा और फिर बढ़ना शुरू हो गया। अब आप सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से इस डेटे को सही मान लेंगे, यहाँ हो सकता है कोविड में डाउन हो गया, नहीं, बट आप देखेंगे ईयर बाय ईयर जनधन खाते में डिपॉजिट क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की डेट में कितना है? 2,31,235 करोड़ रुपए, ठीक है। इस समय से देखें तो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा। तो जनधन खातों में जो पैसा 2014 में जमा होता था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आज जमा होने लगा है। तो सेविंग पूरी तरह से मोबिलाइज हो रही है। इस मोबिलाइजेशन का फायदा यह है कि बैंकों के पास लोन देने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए पैसा उपलब्ध है, ठीक। इसको आप थोड़ा सा और एनालाइज करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली भी और मेंस के अकॉर्डिंगली भी। देखिए, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते कहां पे खोले गए? कहां पे खोले गए? किन तरह के बैंकों में खोले गए? तो हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक में लगभग 53 करोड़ में से 41 करोड़ खाते खोले गए, 41.42 करोड़। रीजनल बैंक में, आरआरबीज में 9.89 करोड़ और प्राइवेट बैंक में 1.64 करोड़। यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि हर तरह के बैंकों को प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना था या इस योजना का हिस्सा बनना था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से बैंक प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल सकते हैं। अगर उसमें प्राइवेट बैंक है तो हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो, तो याद रखें भारत में हर तरह के बैंक। अब इसमें पेमेंट बैंक शामिल नहीं है। आपको याद होगा नचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत में पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया, वो इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक भी खोल सकते हैं जनधन खाते, रीजनल आरआरबी भी खोल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक खोल सकते हैं। इन सब में सबसे कम खाते किसने खोले हैं? तो आप देखिए सबसे कम खाते कहाँ खुले? रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे खुले? पब्लिक सेक्टर बैंक में या शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2E में मेंशन जो बैंक लिस्ट है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो याद रखिए हर तरह के बैंक खोल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं खोल सकता? पेमेंट बैंक जनधन खाते नहीं ओपन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में कितने खाते खुले? 41.42 करोड़, आरआरबी में 9 अब इसको इसी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, फिगर नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा खाते एक ऑप्शन में होगा, सबसे ज्यादा खाते रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में खोले गए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे कम खोले गए, क्लियर। स्टेट वाइज देखते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ 9.45 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए, जो शायद सबसे ज्यादा है। और सबसे कम लक्षद्वीप, केवल कुछ अकाउंट 9,000 अकाउंट 9,256 अकाउंट खोले गए। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लक्षद्वीप में। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हुआ। तो सबसे ज्यादा जनधन खाते कहां खोले गए? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम खोले गए लक्षद्वीप में। लगभग 15 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के अलावा जिनमें जनधन खातों की संख्या 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ से ज्यादा है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली 100% इंपॉर्टेंट पेज है। इसको सेव कर लीजिएगा और पढ़िएगा। मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से देख पाएं। जो पहले पेज पे प्रश्न था उसी का सॉल्यूशन है। देखिए बड़े लाभ हुए हमें इन खातों को खोलने से, वो बहुत मल्टी डायमेंशनली बेनिफिट हुआ। हर तरह की बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बूस्ट मिला। मैंने आपको बताया कि 2014 में बहुत कम लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक सेविंग्स और इन सब चीजों, आज की डेट में ये नंबर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, बहुत तेजी से ग्रो किया है। तो जितनी तरह की बैंकिंग सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट किसको जाता है? इस जनधन योजना को जाता है, या सरकार के एक और विजन को जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जैम ट्रिनिटी, ठीक, जनधन, आधार और मोबाइल, ठीक है।
इस योजना के आने से लोगों का एक्सेस टू बैंक भी बढ़ा, बैंकिंग सर्विसेज भी बढ़ा, इंश्योरेंस भी बढ़ा, क्रेडिट भी बढ़ा, स्मॉल टिकट साइज का मोबिलाइजेशन भी बढ़ा। क्लियर? हमने देखा कि इस तरह से बढ़ा तो बैंकों की ब्रांचेस भी बढ़ी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 का शेड्यूल 2E, इसमें लिस्टेड बैंक को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो कितने परसेंट बढ़ गई हैं? 46% बढ़ गई हैं। जो ब्रांचेस हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? जहां 1,05,992 हुआ करती थी 2013 में, वो बढ़कर 1,54,000 हो गई। लगभग 46% बैंकों की ब्रांचेस बढ़ी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हमने देखा वो रूरल एरियाज में देखा। गांवों में जो एक्सेस नहीं था लोगों का बैंक का, उसका वजह थी ब्रांचेस का कम होना। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस बढ़ी हैं, लगभग 35% रूरल एरियाज में ब्रांचेस बढ़ी। ये भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है। 28% सेमी अर्बन एरियाज में बढ़े और 18% अर्बन एरिया में बढ़ी और 19% मेट्रो। तो सबसे कम अर्बन एरिया में बढ़ी और सबसे ज्यादा ब्रांचेस कहाँ पे बढ़ी हैं? रूरल एरियाज में बढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल एरियाज में लिटरेसी कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रहा है। कैसे रूरल एरियाज में एम्पावरमेंट बढ़ा रहा है, इसका सीधा सा क्लियर एविडेंस है ये। एटीएम भी बढ़ गए, नंबर ऑफ एटीएम हैज इंक्रीज। कितने परसेंट बढ़ गए? 30%। क्लियर? पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी लगातार बढ़ी हैं। देखिए, जहां 10.88 लाख मशीन हुआ करती थी, अब वो कितनी हो गई? 89 पॉइंट हो गई। ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 9 टाइम्स बढ़ गई है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी 9 टाइम बढ़ गई है। 2014 में यूपीआई जनधन खाता और 2016-17 से यूपीआई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस यूपीआई ट्रांजेक्शन में तो अभी पीछे हम लोग डेटा डिस्कस कर चुके, खूब ग्रोथ हुई है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये डेटा भी मैं बता चुका हूं। वर्ल्ड बैंक के इस इंडेक्स, ये अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं यहां बता देता हूं, प्रीलिम्स में खूब पूछा जाता है कि कोई इंडेक्स है तो पूछते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करती है। तो अगर कभी भी कोई इंडेक्स पढ़े तो ये जरूर देख लें कि ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। स्पेशली स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है फिंडेक्स डेटाबेस, इसके अकॉर्डिंगली 78% इंडियन एडल्ट्स के पास, यहाँ इंडियन एडल्ट फाइनेंशियली किसको 15 साल या उससे ज्यादा में, नॉर्मली एडल्ट का मतलब क्या 18 साल, बट यहाँ पे इंडियन एडल्ट जिसको ये फिंडेक्स बोल रहा है 15 साल या उससे ज्यादा के पास कितने परसेंट, कितने लोगों के पास अकाउंट है? 78% के पास है। और यही 2000 ऊपर के लोगों के पास लगभग 78% लोगों के पास जनधन खाते हो चुके हैं या बैंक खाते हो चुके हैं। ये भारत सरकार की सफलता की ओर हमें दर्शाता है कि भारत सरकार लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने में काफी सक्सेसफुल रह रही है। एक लास्ट बचता है मुझे लगता है, चलिए बहुत अच्छा है, इसमें भी से भी कई पॉइंट निकलते हैं, समझ सकते हैं आप। इन खातों की वजह से क्या सीधा सीधा लाभ है? जो मार्जिनलाइज सेक्शन था, जो रूरल पॉपुलेशन थी, जो किसी स्कीम के बेनिफिशियरी थे, सब्सिडीज के बेनिफिशियरी थे, उनको डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा मिलने लगा, उनके अकाउंट में जाने लगा। डीबीटी होने से दो क्लियर फायदे हुए। पहला फायदा लीकेज कम हुआ, यानी जो मिडिल मैन का करप्शन था या कोई और इशू था वो सॉर्ट आउट हुआ, और दूसरा इस पैसे को पहुंचाने में जो मशीनरी इन्वॉल्व थी वो कम हुई। ऐसे समझे, डीबीटी से सरकार को 3.48 लाख करोड़ रुपीस का लाभ हुआ है। एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, आज की डेट में हर जनधन खाते का एक एवरेज डिपॉजिट निकाले तो दैट इज 1063 रुपीज, राइट, जो कि पहले कितना हुआ करता था ये तो डेटा नहीं है, बट ये पहले की तुलना में 3.8 टाइम इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो 2015 में जितने खाते होते थे, 5 नहीं 2015 में जितने खाते होते हुआ करते थे, उसमें 3 उसके जो एवरेज डिपॉजिट का मतलब जितने जनधन खाते हैं सबका पैसा जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकाउंट, तो ये भी बड़ा है। तो आज की डेट में पर जनधन खाते में एक एवरेज डिपॉजिट कितना है? 4063 है।